हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। Welcome back to DRX Lives. और आज हम लोग करेंगे केस स्टडीज़। सो आई थॉट एवरीवन इज़ एक्साइटेड। और सब लोग फटाफट से जुड़ जाओ, देन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। और जब तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद हम लोग फिर विद इन 5 मिनट्स के बाद हम लोग केस शुरू करेंगे। और आज का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबको मज़ा भी आएगा। We already हम लोगों ने 40 मिनट्स लेट ज्वाइन करा है, हाँ, उनको टाइम दे दिया पहले. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, जब भी मैं किसी को टाइम देता हूँ तो वो You are not on time because of the circumstances. यस। Good evening, everyone. और हम लोगों ने एक चीज़ और भी शुरू करी है, वो है केस स्टडीज़ को शॉर्ट्स के फॉर्म में रील्स और इंस्टा शॉर्ट्स, सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालना। तो वो भी एक बहुत अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसको जाके देखें आप सब लोग। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो। और एक और चीज़ जो है वो है ये, तो सब जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी में मैंने केसेस बताने शुरू कर दिए हैं। और वो सारे केसेस विद इन 60 मिनट्स आपको सब कुछ बताना होता है। तो 60 seconds. 60 सेकेंड, सॉरी, हाँ मिनट्स तो बहुत हो गए। 60 सेकेंड्स में सब कुछ बताना होता है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है हम लोगों के लिए कि उसको कैसे स्क्रिप्ट करें, कुछ कुछ चीज़ें कैसे लिखें। तो बट वी आर डूइंग इट। और आई थॉट आपको मज़ा भी आ रहा है, तो उसी बात पे एक फॉलो तो बनता ही है। और लाइक भी और शेयर भी कर दिया अगर दोस्तों के साथ अपने, जिससे सब लोगों को पता चले कि कैसे केस स्टडीज़ होती है। और अभी मैं इंटर्न में, अभी हम लोग इंटर्न में, और हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई है, वो है कि केस स्टडीज़ जितना आप पढ़ोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे और उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आप वैसे सारी बुक्स पढ़ते हो, हर चीज़ पढ़ते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट केस, और जब हम केस सॉल्व करने जाते हैं तो उस समय हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं बस। Exactly. तो इसलिए केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया है शायद। I hardly pass in chemistry and I don't have much interest in chemistry or science, but parents are forcing to do Pharm D. Do you think I can do it? सुनो, तो केमिस्ट्री का तो मेरा भी बहुत बुरा हाल था, और 2 साल जो केमिस्ट्री आएगी वो बहुत ज़्यादा तंग करेगी। फर्स्ट ईयर में एक तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और थर्ड ईयर में मेडिसिन केमिस्ट्री। अगर आपने ये दोनों चीज़ें फेस कर ली, और आई थॉट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री उतनी हार्ड नहीं होती है जितनी हार्ड मेडिसिन केमिस्ट्री होती है थर्ड ईयर में। बट आई थिंक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो होती है वो बेस होती है. और अगर आपको केमिस्ट्री में ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ड्रग्स होते हैं, जो भी हम मेडिसिन पढ़ते हैं, वो सब एक केमिकल फार्मूला है और वो सब केमिस्ट्री से ही बनते हैं. तो इसमें इंटरेस्ट रखना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी फार्मडी ही मेडिसिन के इर्द गिर्द अराउंड घूमती रहती है. तो केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. बट बट हाँ, अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वीक हो, बट हो जाएगा, इतना वो नहीं है कि चीज़ें नहीं होती हैं, बट हो जाती हैं। टीचर्स वगैरह हेल्प कर देते हैं, आप उनको जाके बता दो कि ये मेरी मजबूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाती हैं चीज़ें बड़े तरीके से। फटाफट ज्वाइन हो जाओ गाइज, हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है और केस डिस्कस जो हम लोगों ने पिछली बार प्रॉमिस किया था, हम आजकल अपने प्रॉमिसेस को निभा रहे हैं। प्रज्ञा, देख रही हो तुम? मतलब हम प्राउड बोलते ऑन हैं आवर कि सेल्व्स. हाँ, हम बोलते हैं कि हम आएंगे, हम डीआरएक्स लाइव करते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत, मतलब मुझे लगता नहीं था कि इतना ज़्यादा हम करते भी हैं, बट अभी हमने कुछ टाइम से लाइव आना बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंट कर शुरू कर दिया. दिया है। और इसकी बहुत मेरे को खुशी है कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि लाइव चलते हैं, लाइव चलते हैं, बट चीज़ें नहीं हो पाती हैं उस प्रकार से। बट बहुत दिनों के बाद चीज़ें हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है मेरे को। सो गाइस, फटाफट से आ जाएं आप सब लोग, लाइव सब लोग ज्वाइन कर लें लाइव, और फटाफट से लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे फिर. और केस बहुत इंटरेस्टिंग है और सबका मज़ेदार भी है। और कोई क्वेश्चन? ओके. जितने भी लोग आए हैं मुझे वो बताओ कि आप लोग कौन सी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थोड़ा चैट में बताओ, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन लोग ज्वाइन हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कर दो, थोड़ा सा स्पैम कर दो थोड़ा सा।
The most common question, सैलरी। salary, अरे average package. This is important. मतलब ये क्वेश्चन खराब नहीं है, बट जितना मैंने व्लॉग्स में देखा है एवरी टाइम सेम क्वेश्चन रहता है. और हम लोग ना जब बात करते हैं किसी से तो हम लोग उसमें जब सैलरी की बात करते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि मतलब हम लोगों ने एक, मैं हमेशा उस पॉडकास्ट को हमेशा बहुत हाई लेवल पर रखता हूँ, वो था डॉक्टर अनीता अन्सन्नी के साथ, जो BCPS हैं। और जब हम लोगों ने उनसे बात की कि वो हमें बता रही थी, हम लोग ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाए उनसे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं चाहती तो फ़ॉरेन जा सकती हूँ अभी भी, बट वो नहीं जा रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ कौन लेके आएगा, कौन बताएगा आपको अगर सब फ़ॉरेन चले जाएंगे तो यहाँ पे वो चेंज कौन लाएगा. तो शी Yes. वांट कि वो चेंज वो यहाँ पे लेके आए, जैसा फॉरेन कंट्रीज में होता है, जैसे फार्मासिस्ट वहाँ पे काम करते हैं, वैसा काम वो यहाँ करना चाहती है. तो फिर लगता है कि फिर सैलरी क्या है. इट्स लाइक कि ठीक है, बट आप जितना सर्व कर रहे हो वो ज़्यादा प्रीशियस हो जाता है फिर आपके लिए. यस, एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट सैलरी। अगर आपको मज़ा आएगा ना उस काम में, एक वो था ना 3 इडियट्स में कि नंबरों के पीछे मत भागो, या फिर वो उसके पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, तो सक्सेस झकमा के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो वही चीज़ है। तो अगर आपने एक बार ये चीज़ें समझ ली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि और केस स्टडीज़ और दवाइयों के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आप कहीं पे भी जाकर आप जब उनसे बात करोगे तो वो समझ जाएंगे कि यू नो एवरीथिंग, और फिर आपको सैलरी मिल जाएगी। वैसे स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 25 से शुरू हुई, 25-30 के, कहीं पे ज़्यादा भी है, कहीं पे कम भी है। तो स्टार्टिंग सैलरी तो यही है। फाइनल इंग्लिश ने डिस्क्लोज कर दिया इतने सिंपली. अब मैं क्या करूँ, सब लोग पूछते रहते हैं। और कोई क्वेश्चन यार बता नहीं रहे तुम लोग कि कौन से ईयर के हो सब लोग? अभी तक सिर्फ एक का रिप्लाई आया है कि सेकेंड ईयर. ओके, व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर फैमिली सेकेंड ईयर स्टूडेंट? तो वो सेकेंड ईयर की एडवाइस ये है कि सेकेंड ईयर में बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं, और जब वो नए सब्जेक्ट आते हैं तो पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। स्टार्टिंग में फार्माकोलॉजी सुन के लगता है ना क्या इंटरेस्टिंग होगा, सारी दवाइयाँ पढ़ लेंगे एक ही बार. देन उसके बाद थेराप्यूटिक्स है ना, ऐसे मतलब सब्जेक्ट लगते हैं कि अब बात हो रही है। फर्स्ट ईयर में लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं। सेकंड ईयर में जैसे हाइपरटेंशन आ गया, डायबिटीज़ हम पढ़ते हैं, मतलब जब हम पहली बार क्लासिफिकेशन देते हैं हाइपरटेंशन का, हमारा दिमाग घूम जाता है कि अच्छा इतनी दवाइयाँ देनी होती हैं और इतनी दवाइयाँ याद भी करनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। और ये तो सारे तुमने बताया जो गुड पार्ट है. बैड पार्ट पे साइड, बैड साइड, आई एम नॉट सेइंग कि बैड साइड, बट या अनदर साइड की बात करें तो उसमें आता है माइक्रो, which मेरे को तो बहुत बोरिंग लगता था. फिर आता है फार्माकोग्नोसी, द मोस्ट बोरिंग, बट इट्स ओके, अच्छे हैं वो सारे सब्जेक्ट. माइक्रो है, फार्माकोग्नोसी है, पैथो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो फार्मडी इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंस कोर्स. कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ थोड़े बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. मतलब हमारे लिए बोरिंग है, बट अभी समझ में आता है कि माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर हमने उस समय पढ़ी होती तो आज हम फिर से ना पढ़ रहे होते. तो पता होता है हमें पहले से ही. सो स्टार्ट करते हैं केस. 10 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 11 लोग, 10-11 लोग. थोड़ा ज़्यादा आ जाओ यार, थोड़ा शेयर कर दो आसपास दोस्तों को अपने, क्या कर रहे हो. और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है टर्मिनोलॉजीज़ का भी, जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी, और उससे पहले भी हमने एक डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने नोट्स शेयर किए थे. आप लोगों को 50 लाइक्स का टारगेट दिया था, तो ऐसा फिर से ना करना पड़े मुझे. तो वो दोनों चीज़ें आप जाके ले सकते हो वहाँ से. फटाफट से बताओ ना कौन कौन सी ईयर के हो, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर, 1st ईयर, कौन कौन सी ईयर को, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने इस बार तो वो कर रखा था कि हम लोग लाइव आने वाले हैं. आई नो थोड़ा आधे घंटे लेट हो गए हम लोग आने में, बट अगली बार से ऐसा नहीं होगा. हम लोग चीज़ें थोड़ी थोड़ी कभी कभी हो जाती हैं ऊपर नीचे, क्या करें. सो फटाफट से. ओके, तो हमने एडवाइस तो दिया ही नहीं, सारी बातें कर ली. हाँ, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट जितने भी हैं उनको ये एडवाइस है कि आप ज़्यादा ब्रॉड वे में मत सोचो. आप जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो सारे उनको प्रॉपर याद कर लो, क्योंकि जब तक क्लासिफिकेशंस प्रॉपर याद नहीं होंगे तब तक समझ नहीं आया कि कौन सी क्लास का ड्रग है. और फिर क्लासिफिकेशन के साथ साथ इतना ईजी हो जाता है कि आप अगर वो फ्यूरोसिमाइड है तो वो डायरेटिक्स है, इससे आप फिर रिलेट कर सकते हो. और जस्ट अभी अभी आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है तो आप उससे और जल्दी मतलब आप मतलब उसको रिलेट कर सकते हो. यस. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो फार्माकोलॉजी में, तो क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या चीज़ है ब्रोंकियोडायलेटर्स मतलब क्या है ना, ऐसे कि एंटीप्लेटलेट मतलब क्या
है ना। तो वो सारी चीज़ें फिर समझ जाओगे, थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करोगे, तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप आगे अपने आप सोचते जाओगे कि अच्छा इस जगह पे तो हम ये भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, वो भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, लाइक दिस। एग्जैक्टली। 5th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, चलो लोग कम से कम रिप्लाई तो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी एंड भैया, हेलो हेलो। आई completed my 12th from Nepal and since mathematics was our compulsory subject, my subjects were all PCBM. Lucky. So in first year, what should I choose between mathematics and biology? I think it's depend on you अगर कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिक्स चूज़ कर लो, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी चूज़ कर लो, क्योंकि आपके पास डिसीजन हाँ, करने का मौका मिलता है। क्योंकि अभी इनका ये कहना है कि कंपलसरी था मैथ्स, दैट्स वाई इन्होंने मैथ्स लिया, बट अभी यहाँ कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, तो आप ऐसे मैथ्स और बायो चूज कर सकते हो। यस। सो शुरू करें केस प्रज्ञा, यस आई थिंक। या किसी और का क्वेश्चन भी है? भैया आई एम इन थर्ड ईयर, व्हाट शुड आई फोकस इन स्टडीज, आई मीन सब्जेक्ट्स? 3rd ईयर में भी इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी थेरापेटिक्स है। तो फार्माकोलॉजी थेरापेटिक्स हम लोग फार्म डी जो है वो 3 साल पढ़ता है, MBBS वगैरह में 1-1 साल के होते हैं, बट फार्म डी में ही 3-3 सालों में पढ़ना होता है। तो इसलिए हमारी जो फार्माकोलॉजी और थेरापेटिक्स होती है वो स्ट्रांग होती है, तो फोकस उसी पे रखो और ज़्यादा कुछ और मत सोचो, क्योंकि एक बार ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आपको बस पैथो समझनी है कि क्या करती है, बाकी आपको उसके बाद का फार्माकोलॉजी थेरापेटिक्स तो पता होगा ही होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि फार्मा और थेरा पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर हम फोकस ज़्यादा इधर कर लेते हैं कि चलो पैथो पढ़ते हैं, फिर हम उसके सिम्टम्स पढ़ते हैं, फिर उसको डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे। अब हम लोग जब 5th ईयर में थे ना, और ये भी कह लो कि इंटर्न में भी कुछ टाइम तक हम लोग ये देखते थे कि डायग्नोस कैसे करना है, हम कोशिश कर रहे हैं एमआरआई देखने की, एमआरआई सीखने की, बट हमको समझना है कि डायग्नोसिस होने के बाद जो जो बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट है, पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम कैसे दे सकते हैं किसी पेशेंट को, तो उसकी तरफ फोकस करना है आपको। फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग, थर्ड लाइन ड्रग, अगर ये नहीं हुई तो उसकी जगह पे ये क्या पॉसिबल वेज हैं पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के, वो आपको फोकस करना है बस। और मोस्टली पीपल जो होते हैं, जो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायग्नोसिस की तरफ ज़्यादा अपने आप को डिक्लाइन कर लेते हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो हम छोड़ देते हैं। यस। एक दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मेन मैटर कहाँ फंसता है, वो डायग्नोसिस के बाद कि अब बेस्ट ट्रीटमेंट क्या दे इसको। सो मैंने अभी बता दिया कि हमारा केस किस पे है आज। सो वी आर डिस्कसिंग केस ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अल्सरेटिव कोलाइटिस हम लोग जब GIT पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत कॉमन डिजीज़ आ जाती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत वो हो जाती हैं। और अगर आप लोग रिलेट कर सको तो अभी इसके जस्ट पहले हमने A to Z मेडिकल टर्म्स पढ़े थे, तो जैसे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो अल्सरेटिव अल्सर ऑब्वियसली एवरीवन नो, एंड कोलाइटिस मतलब कि कोलोन में इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो इस तरीके से इन्फ्लेमेशन इन कोलोन रीजन, या सो आप इस तरीके से फिर इसको रिलेट करके पढ़ सकते हो, आपको पता चल गया कि हाँ किस जगह पे क्या इशू है, सिर्फ और सिर्फ नेम जो भी डिजीज़ का नाम है वो पढ़ के। यस। तो इस जगह पे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कितनी काम आती हैं और अभी आगे भी और जगह पे काम आएंगे जब हम इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ना शुरू करेंगे। तो फटाफट गाइस ज्वाइन करो, क्या कर रहे हो? कम से कम 13 लोग ही हैं, बस बताओ, कम से कम 50-60 तो होने चाहिए ना। यहाँ पे 12 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और 13-14 लोग की ज्वाइनिंग रहती है, मज़ा नहीं आता है। नाक कटवा देते हैं। यस। इतनी मेहनत करके सोचो, हम लोग इतनी मेहनत करके सारा केसेस बनाते हैं, उसको फिर PPT फॉर्म में बनाते हैं, इतना मेहनत। ओके, एक नया क्वेश्चन आया, कैन आई डू MD इन एनी फील्ड आफ्टर फार्म डी? यस यू कैन, बट नॉट इन इंडिया। ये आपको करने के लिए फ़ॉरेन जाना होगा, इंडिया में तो नहीं होता है अभी तक, फ़ॉरेन से आप कर सकते हो। तो एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इस पर मैंने वीडियो बना भी रखी है ऑलरेडी कि क्या कैसे प्रोसेस है, तो आप उसको जाके भी देख सकते हो। बट येस यू कैन डू, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप कर सकते हो। और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी होता है ना फार्मेसी पढ़ा, पूरा ड्रग्स के बारे में पढ़ा, देन आप MD करने जा रहे हो, बट इट टेक्स लॉट एंड लॉट्स ऑफ टाइम। यस। सो स्टार्ट करते हैं अपने केस को। उसके पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। तो इट इज़ अ, तो मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 नंबर 2 नहीं, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस।
तो क्रॉन्स डिजीज़ जो होता है वो माउथ टू एनस किसी भी पार्ट में अल्सर फॉर्म हो जाता है, जो लाइनिंग ऑफ म्यूकस होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जो अल्सरेटिव कोलिटिस है वो सिर्फ कोलोन और रेक्टम रीजन में होता है, वहाँ की लाइनिंग को इरिटेट और डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमने एक मेन डिफरेंस बता दिया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बिना एंडोस्कोपी करे बिना अगर देखना चाहें तो। सो आज का क्वेश्चन हमारा यही है कि मिस्टर क्यू इज़ 37-year-old वुमेन who comes to your pharmacy with a prescription of prednisone enemas once daily for 4 weeks. She tells you that she has recently been diagnosed with ulcerative colitis and that this is her first prescription of an enema. She says she would really rather have tablets, but the doctor suggested that an enema would be more appropriate for her. तो ये सिनेरियो है एक। तो 37-year-old, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, बट लेट मी गिव अ ब्रीफ। 37-year-old वुमेन है जो फार्मेसी जाती है किसके लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए, प्रेडसोल एनीमा, और उसके जो एडमिनिस्टर करने के जो तरीके हैं वो है वंस डेली फॉर 4 वीक्स। और वो डॉक्टर को बोलती है कि वो अभी रिसेंटली डायग्नोस्ड हुई है अल्सरेटिव कोलाइटिस से, और वो टैबलेट भी ले सकते हैं कंफर्टेबली, बट डॉक्टर ने उसे एनीमा प्रिस्क्राइब करा है। तो अब ये हमारा सिनेरियो है। इससे रिलेटेड आगे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो उसका हम आंसर करेंगे। एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप इस तरीके से केसेस को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि ये चीज़ें हैं, मैं टैबलेट अच्छी है कि एनीमा अच्छा है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है आपके लिए। सो नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, व्हाट अबाउट प्रिस्क्रिप्शन राइट। सो प्रिस्क्रिप्शन राइट, ये डॉक्टर मोंटू पटेल सर को मैंने लिंक्डइन पे मैसेज किया था। जितनी बार भी वो पोस्ट, कोई भी कमेंट पोस्ट डालते हैं, मैं हमेशा उसमें लिखती हूँ। और मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार हम लोग पॉडकास्ट के लिए इनवाइट भी करें उन्हें, और जब मैं इनवाइट करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो उस समय आई नीड योर सपोर्ट गाइज। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जाकर @DRX पॉडकास्ट का थोड़ा सा करो, तो उनको लगेगा कि हाँ, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे तो जाके अगर कुछ बोल भी रहे हैं, यस, थोड़ा उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। वेल, कैन यू से येस और नो अगर किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो अभी तक तो, और जहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आए तो फील फ्री टू आस्क। हाँ, बोलना शुरू कर देना, हम लोग बता देंगे आपको। सो ये क्वेश्चंस हैं, टोटली 11 क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर करने होंगे, और हमको एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट पता होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। इससे पहले वाले का भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन का भी लेना है तो। और यार जितने लोग जुड़ रहे हैं बताते जाओ कि कौन कौन से ईयर के हो, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस हिसाब से समझाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम GIT पढ़ते हैं हम लोग 4th ईयर में, हाँ। तो दैट्स वाई थोड़ा सा आप लोगों के लिए अर्ली हो जाएगा, बट अच्छी बात है, आपको पहले से पता होगा तो। बट अगर हमको पता लगे कि कौन से सेकेंड ईयर के ज़्यादा उससे, तो फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट लाइव करें तो उसमें करवा दो भाई पॉडकास्ट। मोंटू पटेल सर को मैसेज करना पड़ेगा। किसी का कोई मैसेज नहीं आया, येस नो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर दो, मतलब बता दो कि सही। लगता है सब लोग आराम से बैठे हैं। कैन वी प्रिस्क्राइब एसेंशियल मेडिसिन? अब तक तो नहीं, बट येस इन फॉरेन कंट्रीज एसेंशियल मेडिसिन और भी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लिख सकते हैं। एक्सेप्ट नार्कोटिक्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, तो लगता है सबको समझ आ रहा है कि सब लोग बहुत तेज हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि हम कैसे अप्रोच करेंगे केस को। तो केस सिनेरियो समझा दिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हो यही है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, कौन सी पेशेंट्स हैं या एज ग्रुप कौन सा है जो इफेक्ट हो सकता है, मेंस या मेन ज़्यादा होंगे या वुमेन ज़्यादा होंगे। फिर फर्दर इसी केस रिलेटेड बाकी साहब के क्वेश्चन है कि अगर जो ड्रग है वो क्लास, जैसे भी उन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन उसका MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, फिर कैसे आप पेशेंट को मैनेज करोगे, कैसे काउंसल करोगे, या फिर कोई भी आप मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो तो उसका एडवांटेजेस क्या होगा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। यस। सो सबसे पहला हम जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जैसे कि प्रज्ञा ने स्टार्टिंग में बता दिया था, जब इसको प्रज्ञा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक कर रही थी, तो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक विच रिजल्ट्स इन एपिसोड्स ऑफ डायरिया. There may be extraintestinal symptoms including anemia, arthritis, dermatology problems and eye disorders. और मोस्टली ये स्पेसिफिकली कोलोन एंड रेक्टम रीजन में होता है इन्फ्लेमेशन. तो दिस इज द डेफिनेशन कि वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है लोअर जीआई ट्रैक्ट में. Yes. और इसके जो सिम्टम्स है वो है एपिसोड्स ऑफ डायरिया, अब्डोमिनल क्रैम्प्स. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉजेज क्या क्या हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के. तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अनक्लियर है, वो पता नहीं है. बट देर आर सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, या इन्वायरमेंटल इश्यूज है, या जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर कोई इम्यून इशू है. और इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि हम बहुत सारे क्या बोलते हैं, हम लोगों ने फ्राइड खाना खा Yeah, लिया, exactly. स्पाइसी ज़्यादा खाना खा रहे हैं हम लोग, तो उस चक्कर में भी हो जाता है. क्योंकि जब स्पाइसेस हम खाते हैं तो हमारे जो पेट में एसिड रिलीज होता है वो, और हमारा पेट मतलब होता ही है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है. खाना जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, क्योंकि उसको खाने को डाइजेस्ट करवाना होता है. बट जब हमारे पेट में पहले से ही बहुत ज़्यादा एसिड होगा तो वो एसिड म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा. यस. तो हमारी जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो हमारे स्टमक को और हमारे जो स्किन है उसको एक बैरियर होती है, इस बैरियर की तरह होती है जो बचा के रखती है. अगर ये हट जाएगी तो अल्सर फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे. कितना सही समझाता हूँ मैं? यार गाइस, तुम लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. बताओ ना कि सारे ऐसे एकदम हाँ. शांत हो गए हैं, जैसे कि हम जो टीचर बन इतना गया. बोरिंग पढ़ाते हैं अगर क्या? हमने पढ़ाना शुरू किया फिर तो. और नहीं, इसके ऊपर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ाने का सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग क्या पता एक सिस्टम को लेकर आए और सबको समझा के जाएं आपको, फ्रॉम ह्यूमन एनाटमी, देन उसकी पैथो, देन फार्माकोलॉजी, देन थेराप्यूटिक्स. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको रिस्पॉन्ड चाहिए आप लोगों से, क्योंकि जब भी हम मेहनत करना शुरू करेंगे. नहीं, मेहनत तो हम वैसे भी कर रहे हाँ, हैं, मेहनत तो वैसे भी कर रहे हैं, बट फॉर यू गाइस हम थोड़ा हाँ, इजी वे में कन्वे yes. करेंगे चीज़ों को, हम जिससे कि चाहेंगे आपको कि समझ आए. 20, 25, 30 मिनट की वीडियो में आप सब चीज़ें पढ़ लो, जिससे कि एक पूरी चीज़ कवर हो जाए आपकी. एग्ज़ाम से पहले बहुत काम आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ. ओके, सो एक क्वेश्चन आया अभी. सर, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, इट्स बिट ऑफ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन वंस अगेन. ओके, देखो, सबसे पहली चीज़ हम अभी बात कर रहे हैं जीआईटी की, ठीक है. अब जीआईटी में एक डिजीज़ होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. और उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो अल्सर मतलब छाले, और कोलाइटिस मतलब कोलोन रीजन में इन्फ्लामेशन. तो ये चीज़ इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. दूसरा इसी के साथ आता है क्रॉन्स डिजीज़. क्रॉन्स डिजीज़ मतलब माउथ टू एनस, पूरे एरिया में छाले अगर हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं, हाँ, किसी भी, हाँ, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है. तो आज हम जो केस लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का. तो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, जब भी कोई केस आता है, और जब भी कोई केस आता है तो हमें पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या है, देन कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको, और एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं उस मेडिसिन के बारे में, और उसके लाइफस्टाइल, हाँ, उसकी डिजीज़ के बारे में, उसके मेडिकेशन के बारे में, उसको लाइफस्टाइल चेंजेस कौन कौन से करने होंगे. तो जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फ्राइड खाना खा लिया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है. Yes. जो सबसे मोस्ट कॉमन या फिर जिसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं जीआई ट्रैक्ट में, वो होते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन. यस. तो नेक्स्ट है, सो ये क्वेश्चन था, ठीक है. सो ये क्वेश्चन था कि एक 37 ईयर ओल्ड वुमेन है जो प्रेडनिसोल अनीमा आता है, जो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स को देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो लेती है. बट उसको वो ये चाहती है कि वो टैबलेट भी खा सकती है, तो उसको अनीमा प्रिस्क्राइब क्यों किया. तो क्या अप्रोप्रिएट है मोर उसके लिए, वो फार्मेसी, एक क्लिनिकल फार्मेसिस्ट से पूछ रही है. तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या सेकेंड ईयर वाले या फिर उसके फर्दर, उनको आप ये भी पता, मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना फर्स्ट टाइम में ये सारे जो पढ़ते हैं हम, टैबलेट्स, अनीमा, सपोजिटरीज, तो इसका यूज़ यहाँ आता है. आपको पता होना चाहिए. जो हम डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, जिसमें पूरे फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं यही पढ़ते पढ़ते. तो उसमें जो अनीमाज की जो हम बात करते हैं वो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में. सो ये क्वेश्चंस हैं कुछ कि क्या, व्हाट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है. तो ऐसे हम एक एक क्वेश्चन को उठा के एक एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया. फिर हमने बात की कि उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है. कंटिन्यू प्रज्ञा. ओके, तो
कॉजेज़ की बात कर ली हमने कि कॉजेज़ जो होते हैं वो एक नहीं है, मतलब अननोन फैक्ट, अनक्लियर है अभी तक, बट देर आर सेवरल थ्योरीज जो ये प्रूव करते हैं कि इनकी वजह से लाइक जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और माइक्रोबियल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स कम अंडर व्हाट सॉर्ट ऑफ पेशेंट मोस्टली डेवलप अल्सरेटिव Ulcerative कोलाइटिस, colitis। कौन कौन से पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस जल्दी हो जाता है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को भी हो सकता है, बट जो मोस्ट होता है वो होता है कि जो 20 to 40 ईयर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी मोस्टली जो वुमेन्स होती है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। और अगर हम इस केस में बात करें तो शी इज़ अ वुमेन और हर एज इज 37, 37। तो 20 to 40 के बीच में आता है ये। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ, इसको ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे डज मिस्टर क्यू फिट इन दिस पैटर्न? तो प्रज्ञा ने अभी बता दिया कि वो जो उनकी एज है वो उस पैटर्न में आ जाती है जिस चक्कर में 20 to 30 40 एज के 40, तो उनकी एज जो है 37 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड व्हाट क्लास ऑफ ड्रग डज इट केम फ्रॉम? इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मैंने क्या बोला कि वुमेन है 20 to 40 ईयर्स के एज में है। तो ये सब जब आप पैथो पढ़ोगे ना तो उसमें पूरा प्रॉपर रहता है कि आप जो भी डिजीज़ आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें रहती हैं कि इस रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, रिस्क फैक्टर भी और सिम्टम्स स्पेशली, कि अगर ये 20 to 40 एज का है पेशेंट तो इसको ये होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, इसके राइट साइड में पेन होगा तो ये अपेंडिक्स का होगा, इस तरीके से रहता है। तो आपको इसलिए पैथो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप एक बार ना मतलब डायग्नोस तो नहीं कर पाओगे बट हाँ थोड़ा प्रॉपर हो जाओगे, मतलब अप्रोप्रिएट वो हो जाओगे कि हाँ ये पेशेंट है तो उसका ये मतलब डायग्नोसिस बन सकता है। यस, विदाउट एनी फर्दर डायग्नोसिस और फर्दर टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स कि वो इस कैटेगरी में आ सकती है। जैसे इसी को बोलते हैं हम प्रोविजनल डायग्नोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड व्हाट क्लास ऑफ द ड्रग इट केम फ्रॉम। सो इसका जो तो प्रेडसोल जो होता है वो प्रेडनिसोलोन क्लास का है, प्रेडनिसोलोन है, और ये जो क्लास है ये है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है तो प्लीज़। तो हमने 6 क्वेश्चन तक आंसर दे दिया है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से मतलब जैसे कि अभी हमने बात की इन्फ्लामेशन है इस पेशेंट को, तो इस केस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटोरी है। गाइज रिप्लाई करो। आई थिंक वी नीड टू टेक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक। और इस बीच में हम क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं। सबके ऊपर से जा रहा होगा जो सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे। कोई नहीं, हम अगला जो है वो हाइपरटेंशन पे लेकर आएंगे तो उससे लोगों को मज़ा आएगा, और हाइपरटेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक वो सब कवर कर लेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ। यस। एक क्वेश्चन है कोमल का, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंटर्नशिप? इंटर्नशिप तो आप जब फार्मडी में एडमिशन लोगे तो ये मैं शायद क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रोसीजर क्या है इंटर्नशिप का, क्योंकि फार्मडी की लास्ट ईयर जो होता है, जो हमारा 1 साल होता है, वो पूरा प्रॉपर इंटर्नशिप का होता है। तो अगर आप पास कर जाते हो पूरे 5th ईयर तो आप ऑटोमेटिकली इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आप पूछ रहे हो कोई अलग से इंटर्नशिप, तो ये नहीं होता है, ये आपके कोर्स में ही रहता है। 6 ईयर का कोर्स जो है उसमें ही इंक्लूडेड रहता है। अगर आप इसको ब्रीफ क्वेश्चन थोड़ा भेजोगे तो शायद हमें पता लगेगा कि एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में अभी हमने पढ़ा कि हम एक ड्रग देते हैं प्रेडनिसोल, तो वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो अब जब हम इस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं प्रेडनिसोल, तो हमें इसके पता होना चाहिए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि पेशेंट को वो साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो हमें उस पेशेंट को उस चीज़ के लिए भी काउंसिल करना होगा कि अगर आपको ये साइड इफेक्ट्स आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दवाई को लेना छोड़ दोगे, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है,
कोई पेशेंट को किसी किसी पेशेंट ने अगर वो दवाई खाई और उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होनी शुरू हो गई या उसको एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई, तो वो पेशेंट उस दवाई को छोड़ देता है, फिर नॉसिया वॉमिटिंग हो गई तो उस दवाई को छोड़ देता है। बहुत तो सारे ये नेचुरल है। अगर मैं भी कोई मेडिसिन ले रही हूँ और मुझे भी कोई उसके साइड इफेक्ट ऐसा दिख रहा है जो मुझे मतलब अनयूजुअल लग रहा है, तो ऑब्वियसली मैं भी डर जाऊंगी। तो यही होता है कि आप पेशेंट को प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रॉपर काउंसलिंग करो उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में कि ये इसका साइड इफेक्ट है और ये होगा, तो वो घबराना नहीं है। सो अगर पेशेंट को पहले से पता होगा कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ हुई, तो उसको समझ में आ जाएगा कि दवाई जो है वो अपना काम कर रही है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। सो कंटिन्यू करें आगे, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डिस्प्ले पे इसलिए कर रखे हैं कि आप लोग देख सको और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो वो तुरंत तुरंत पूछ सको, जिससे कि हम लोग आंसर दे सकें। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, 6 क्वेश्चन और बाकी हैं। देन ओके, सबका आई थिंक सबको समझ आ रहा है, सबके रिप्लाईज आ रहे हैं, ओके ओके ओके। ठीक है। सो जैसे कि अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये बता रहा है, हाउ डज दीज ड्रग एक्सर्ट देयर एक्शन इन कंडीशन सच एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अभी हमने बताया कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट शो करती है, विच रिड्यूसेस द कॉज ऑफ डायरिया एंड देयर बाय सेटल द डिजीज। तो अगर इसको लेने के बाद डायरिया जैसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि घबरा जाना है, इसका मतलब ये है कि आपको दवाई काम कर रही है, और हम लोग अनीमा भी इसलिए ही देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट। आई थिंक 6 कर दिया हमने। 6 कर दिया, 7 करना है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि इस ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है। तो मोस्टली जो सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट है वो एड्रिनल सप्रेशन, और अगर कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म या हाई डोज ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको होगा। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो ऑल्सो भूख बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आप खाना ज़्यादा खाओगे तो वेट ज़्यादा बढ़ेगा, फिर इंसोम्निया, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सरेशन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड स्टेरॉइड्स सेल्फ कैन कॉज पेप्टिक अल्सर। ये भी उनके कॉजेज में आता है जब आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पढ़ोगे तब। तो इसीलिए ऐसा रहता है कि आप जब भी स्टेरॉइड्स दे रहे हो तो वो कम टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, और वो हाई डोजेज में प्रेफर करते हैं कि ना दें, बिकॉज इट हैज़ मेनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो और अगर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, यूजुअली जो हाई डोजेस में ले रहे हैं, उनको हम कभी भी नहीं बोलेंगे लाइव वैक्सीन लेने के लिए, बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको पेशेंट को बतानी होती है, उनको काउंसिल करनी होती है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो इसके ड्यूरेशन के अंदर आपको लाइव वैक्सीन नहीं लगवानी है। यस। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक मिसेस क्यू हैज़ बिन प्रिस्क्राइब एनीमा अदर देन टैबलेट्स। अब जैसे उसका क्वेश्चन था कि वो इजीली टैबलेट ले सकती थी, बट उसको डॉक्टर ने एनीमा प्रिस्क्राइब करा। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ने उसको क्यों एनीमा प्रिस्क्राइब करा एज रदर देन टैबलेट? यस। तो टैबलेट का सबको पता है कि टैबलेट हम ओरली लेते हैं, और एनीमा जो होता है वो रेक्टम के थ्रू लेते हैं। अब टैबलेट जो लेंगे उसका क्या होता है, हमेशा वो बहुत मतलब मोस्टली जो टैबलेट्स होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाते हैं, देन वो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन उनका होता है। तो इससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना उनको साइट ऑफ एक्शन पे जितना उनको इफेक्ट शो करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाते हैं। तो यही एक रीज़न है। और अभी जैसे कि हम पेशेंट प्रेडसोल अनीमा ले रहे हैं तो अनीमा हम रेक्टम देंगे, रेक्टम के थ्रू देंगे, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो रखा होगा। तो इन्फ्लेमेशन मतलब कि वहाँ पे ब्लड रश होगा बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो जाएगा ड्रग, बट स्टिल जो सिस्टेमिक इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से जो साइट ऑफ एक्शन पे जो ड्रग का क्या बोलते हैं रोल है वो ज़्यादा इजीली वो डिफाइन कर पाएगा और ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाएगा। तो ये दैट्स वाई इसको अनीमा दिया गया। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छा इफेक्ट शो करता है, तो दैट्स वाई पेशेंट को अनीमा दिया गया होगा एज कम्पेयर टू टैबलेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What are the formulations of prednisolone are available through which मिस्टर क्यूर कुड self सेल्फ administer? एडमिनिस्टर, क्योंकि अब पेशेंट रोज तो हॉस्पिटल नहीं आएगा, दैट्स वाई हमको ये ज़रूरत है कि हम पेशेंट को समझाएं कि कैसे खुद से अनीमा लेना है. और कौन कौन से, तो क्वेश्चन ये है कौन कौन से फॉर्म वो खुद से ले सकती है. यस. तो टैबलेट्स वो खुद से ले सकती है, वो सपोजिटरीज या फिर अनीमा जो है वो खुद से सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकती है. तो अभी मैंने रीज़न बता दिया कि टैबलेट क्यों नहीं उसको प्रेस्क्राइब करा गया, एनीमा क्यों प्रेस्क्राइब करा गया. और आप डोजेस फॉर्म सबने पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कि सपोजिटरी क्या होता है, नीमा क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल्स क्या होता है, एलिक्सर, सिरप, ये सब. और जिससे नहीं पढ़ रखा है प्लीज़. एक क्वेश्चन आया, I did this case in my last year, but I skipped something about the case, so I want to know what is the advice about lifestyle modification for the patient. Okay. सो वो भी लास्ट में हम बताएंगे ही. So then the next question is 10th question. Describe the advantage and disadvantages of these formulations. तो हमको बताना है कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो जैसे कि हाँ अभी इसका वो आया कि ड्यू टू क्विक एक्शन, एग्जैक्टली. तो टैबलेट के मल्टीपल डिसएडवांटेजेस होते हैं वो. व्हाट हैपेंड? गिव मी अ सेकंड. तो ये क्वेश्चन ये है कि जो भी हम अभी इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि टैबलेट, सपोजिटरी और एनीमा, तो इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो टैबलेट सबको पता है कि सिंपलर इन यूज़ है, आपको बस पानी लेना है, टैबलेट और गटक लेना है. तो टैबलेट सिंपली सबको ले लेते हैं. फिर बट इसके जो जैसे अभी मैंने बोला और अभी कमेंट भी आया है कि क्विक एक्शन तो अनीमा के लिए. तो टैबलेट का क्या है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से जाएगी, फिर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा और टाइम भी बहुत लगेगा उस बीच में, ज़्यादा हो जाते हैं. और फिर वो ग्रेटर अमाउंट में ब्लड में एंटर करता है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. तो उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है. अगर हम बात करें सपोजिटरी की, तो सपोजिटरी भी ईजियर, मतलब सपोजिटरी और जो होते हैं एनीमाज वो ईजियर फॉर्म में आते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट. बट उनका जो होता है लोकल एक्शन होता है सिर्फ, जैसे कि अगर किसी को प्रोक्टिटिस है, मतलब कि रेक्टम इन्फ्लेमेशन है, तो ये उसके लिए सपोजिटरी बेस्ट है. और एनीमा जो होता है वो एनीमा 2 फॉर्म्स में आता है, लिक्विड और फोम. और इसका जो एक्शन होता है वो भी काफ़ी क्विक होता है. सपोजिटरी इट टेक्स 1 आवर और एनीमा जो होता है वो आई थिंक विद इन 5 मिनट्स में वर्क कर जाता है, 5 to 10 सेकेंड्स में. अब वो वर्क कर देता है. तो पेशेंट को अल्सरेटिव कोलिटिस है तो उसके लिए जो अनीमा है, फोम अनीमा, वो बेस्ट है. अगर हम कंपैरिजन की बेसिस से बात करें कि टैबलेट, सपोजिटरी और फोम अनीमा में, तो आई थिंक अनीमा इज़ द बेस्ट फॉर. हम लोगों ने एक डायग्राम भी लिया था ना प्रज्ञा, उसको समझाने के लिए. अगर किसी को डाउट है पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन में, कोई भूल गया हो कि अल्सरेटिव कोलिटिस कहाँ होता है, तो फॉर उसके लिए. सो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, एक अभी भी क्वेश्चन है, व्हाट पोस्ट वी विल गेट आफ्टर एमडी. नाइस. तो एमडी के बाद आप वही एमडी डॉक्टर के लाओगे और जो एमडीज़ की पोस्ट होती है हॉस्पिटल में आपको वही मिलेगी. एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया कि आप वापस इंडिया बैक करोगे तो आपकी क्या है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन एनीवन कि जो एमडी करके इंडिया वापस आया हो. दादा फार्मडी के बाद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? नो, इन इंडिया यू कांट प्रिस्क्राइब एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट. अब तक तो नहीं. ओके, सो हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम लोग. तो इनमें से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. ओके, सो कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन मिल नहीं रहा मेरे को, मैं ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ. मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि
अनीमा के बारे में हम पेशेंट को क्या काउंसलिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू काउंसिल की आगे सेल्फ। क्वेश्चन। हाँ, व्हाट आर द काउंसलिंग पॉइंट्स शुड यू मेक टू मिसेस क्यू अबाउट हाउ टू यूज हर अनीमा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप पेशेंट को आपने मेडिसिन दे तो दी, बट आप उसको बताना, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि हाउ टू यूज़, किस तरीके से उसको एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि Yes. बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता होता, और ऑब्वियसली कैसे पता कर, मतलब पता भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट का रोल आता है कि आपको वहाँ पे उनको समझाना है कि किस तरीके से वो ड्रग लेना है। और बहुत सारे ड्रग्स जो, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर थायराइड पे काम कर रहे थे, हमारा रिसर्च चल रहा था, तो थायरॉक्सिन जो आता है वो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं हम। सो ये उसका टाइम है, अगर आप तो इस टाइम पे नहीं लोगे तो वो अपना जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जितना शो होना चाहिए उतना नहीं शो हो पाएगा। तो वो एम्प्टी स्टमक जो है वो ज़्यादा अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोर इफेक्टिव हम कह सकते हैं वो होता है। एग्जैक्टली तो इसमें ये था कि मतलब ये एक पॉइंट है कि अगर आपको वेट करना ही पड़ता है 1 आवर का, अगर आपने सुबह सुबह 5 o'clock वो दवाई ली तो आपको 6 आवर तक वेट करना, मतलब 6 o'clock तक वेट करना होगा। उसके बाद ही आप चाय और वॉट एवर ब्रेकफास्ट आप कुछ भी हो वो ले सकते हो, क्योंकि उसका अगर आपने खाना खा लिया तो उसका जो एक्शन है वो ऑल्टर हो जाएगा और वो उतनी एफिकेसी से काम नहीं कर पाएगी बॉडी में। तो ये बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता होता है, और पता भी होता है तो उनको फिर वो उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे डॉक्टर तो मतलब, या जो ये लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट इसका एक रीज़न है। तो आपको पेशेंट को प्रॉपरली समझाना पड़ता है कि क्यों आप 1 घंटे तक वो दवाई नहीं ले सकते हो, सॉरी कुछ भी नहीं खा सकते हो दवाई लेने के बाद, क्या उसका मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, फिर आपका थायराइड कम नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम बार बार होगी। Yes. तो इस तरीके से पेशेंट को आप कोई भी दवाई, कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हो, कोई भी ड्रग दे रहे हो, तो उसको आपको बताना होगा कि किस तरीके से एडमिनिस्टर करें। सिमिलरली यहाँ पे भी अनीमा दिया पेशेंट को, तो आपको उसको बताना होगा कि अनीमा को किस तरीके से ले, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। फिर वार्म, जो भी हम ये लेते हैं ना ड्रग्स जो डायरिया वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रेमाफिन हो गया सिरप, तो उसको भी हम सबको हम प्रेफर करते हैं कि वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर में उसको दें। देन उसको बताना है कि किस तरीके से आप किस पोजीशन में रहना है, जिससे कि आप अनीमा को इंसर्ट कर सकते हो। Yes. और उस पर सब लिखा हुआ रहता है कि अनीमा की किस तरीके से उसको इंसर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद भी पढ़ के ले सकते हैं, बट एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कैसे बताओ कि आपको किस तरीके से लेना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप अनीमा के कोई भी पेशेंट ले रहा है सेल्फ, तो आप उसको बताओगे कि हाँ इस तरीके से लेना है। यस, कि वो ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दिया और लेके तुरंत लगा लिया, नहीं, उसको आपको थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा उसको रखो, थोड़ी देर उसको नॉर्मलाइज होने दो। मतलब कहने का ये कि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उसमें आ लेने दो, देन उसके बाद उसके ऊपर जेली लगाओ, देन यू कैन पुट। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी पेशेंट को। देन पोजीशंस कौन कौन सी होंगी कि किस पोजीशन में लेके आप उस अनीमा को लगाओगे, तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और उसके बाद कितने मिनट के अंदर अंदर या कितने मिनट के बाद आपको वॉशरूम जाके जो भी है आप करो। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें और लाइफस्टाइल काउंसलिंग की बात करें, तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं इनको हम काउंसिल करते हैं कि आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करवाती हैं हमारे स्टमक में, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और पैकेज्ड फूड नहीं लेना है, या कोई भी पैकेज सोडा ड्रिंक्स वगैरह ये सब भी नहीं लेनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, जो भी चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिटी और एसिड का लेवल बढ़ाएंगी, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सो दिस इज़ द केस। और अभी मैं ब्रीफ कर दूंगी एक बार फिर से पूरा प्रॉपर कि क्या है, क्या हमने बताया। उसके पहले किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। अभी क्वेश्चन आया है, फार्मडी के बाद एमडी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम इंडिया, फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं। इसका हमने वीडियो भी बना रखा है, तो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ DRX व्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैम, आई एम सेकेंड ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट फॉर नीट, कैन आई टेक एडमिशन इन फार्मडी इफ़ यू हैव 2-year ड्रॉप, एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन योर कॉलेज फॉर फार्मडी? तो यस, आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कुछ ड्रॉप का इशू नहीं है। अभी तक तो एज लिमिट ऐसा आया नहीं है फार्मडी में कि इतनी एज के बाद एडमिशन नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। और क्राइटेरिया
क्राइटेरिया ये है कि आपके बोर्ड्स में 50% ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और पीसीबी या पीसीएम स्ट्रीम से होना चाहिए, तो वो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसमें हम लोग रोज़ एक केस डिस्कस करते हैं विदिन 60 सेकेंड्स, और उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतने बड़े केस को, जितने जैसे आज ये इतना बड़ा केस था, वैसे उस केस को छोटा सा एकदम करके आपको समझाना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो कि इतने बड़े 11 क्वेश्चन है इसके अंदर ऑब्वियसली, तो वी कांट कॉम्प्रिहेंस इट इन 60 सेकेंड, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। और हम चाहेंगे कि आप हमें सजेस्ट करो कि नेक्स्ट जो हम आए उस पर कौन से, उस पर केस स्टडी करें, या फिर किस हम लोग कौन से टॉपिक को उठाएं जिसमें हम केस स्टडीज़ करें। क्योंकि अगर हम गेस्टों के उठाएंगे तो हमारे पास गेस्टों में भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रज्ञा ने अभी 2 चीज़ों का नाम तो ले दिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स, देन वो भी होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी होता है इसमें, उसके टाइप्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती है उस पर भी केस स्टडी हो सकती है, तो हम उस पर भी केस ला सकते हैं कि उस केस में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करोगे, देन या फिर किसी मेडिसिन के ऊपर डिस्कशन करना हो तो वो सारी चीज़ें कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो और लाइव में भी बता सकते हो। मुझे सबसे प्रॉब्लम होती है जब मैं कोई नॉर्मल पोस्ट डालती हूँ उस पे कमेंट आता है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़ सी माय डीएम। तो गाइज आप लोग लाइव, हम लोग आते ही हैं अभी तो काफ़ी फ्रीक्वेंट आने लग गया है, तो आप लोग यहाँ आके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, तो हमें अच्छा भी लगेगा। हाँ, क्योंकि फिर हमारा चैट जो है वो ऐसा सो किसी का कोई डाउट है या किसी का कोई भी क्वेरी है कुछ, अभी मैंने देखा था 5th ईयर पीबी के भी स्टूडेंट्स हैं, 5th ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर के भी हैं, तो आई थिंक 5th ईयर वालों को तो समझ में आ गया होगा कि अल्सरेटिव, और उन लोगों ने पढ़ भी लिया होगा लास्ट ईयर, रिवीजन हो गया। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, और इस केस से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी हो, कुछ तो आप इसके डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डीएम कर देना, सॉरी कमेंट कर देना। आई थिंक सब लोगों के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, हमको एंड करना चाहिए स्ट्रीम। सो बाय बाय गाइस। लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग इस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुए हो, जाकर मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। प्रज्ञा का इंस्टाग्राम भी है, मैंने लगा रखा था, उसको भी फॉलो कर दो, तो अच्छा लगेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा जो हम 60 सेकंड्स में जो शॉर्ट्स आ रही हैं और ज़्यादा फटाफट से आने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जल्दी क्योंकि जो चीज़ आप केस स्टडी में सीखोगे वो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। केस स्टडी में एक अलग ही वो चीज़ होती है कि हाँ अब हमने इस चीज़ के बारे में बात करी। अगर कोई भी आपको पेशेंट आगे दिखेगा अगर फ्यूचर में जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, तो उसमें आप देखना चाहोगे कि उसको प्रेडनिसोल दिया कि नहीं दिया, या फिर कौन कौन सी उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जब भी वो चीज़ें आप पढ़ोगे या फिर देखोगे तो आप कनेक्ट कर लोगे तुरंत कि हाँ हमने वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी देखा था, आपको इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपना ध्यान रखें और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते रहें। हम लोग बता भी देते हैं किस पर कब आने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे आज, उसके लिए सॉरी, बट अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऑन टाइम आएंगे हम लोग। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।